नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। 2 दिन हमने इंतज़ार किया है एंड देयर वाज़ अ रीज़न। ऑल्टरनेट मीडिया हैज़ अ रेपुटेशन एंड अ क्रेडिबिलिटी। इसीलिए जब राजस्थान रिफाइनरी की न्यूज़ आई, उसमें हर तरीके की चीज़ें डिस्कस की गईं। कुछ लोगों ने कहा कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने कहा सैबोटाज है, मोदी जी को मारने तक की बात मैंने सुनी कुछ सोशल मीडिया हैंडल से। वी वर वेटिंग बिकॉज़ वी वर गैदरिंग एविडेंस। आज उसके ऊपर जो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे शमिक मोइत्रा दादा हमारे साथ। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज एंड लॉट ऑफ सैबोटाज। मोदी जी पे अटैक तक की बात ये सुनने में आई कि भी ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा था। ओवर टू यू जी। नमस्कार। देखिए स्टार्ट गायत्री जी, करते हैं ये राजस्थान की जो रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ वहां से दादा, क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स को उस न्यूज के बारे में पता ना हो। हाँ, तो शायद उसका नाम प्रचपड़ा या ऐसा कुछ है, मैं शायद उच्चारण गलत कर रहा हूँ। ये एचपीसीएल का एक रिफाइनरी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को कल करना था, लेकिन परसों ही उस पे आग लगी, एक ब्लास्ट हुआ, आग लगी। ब्लास्ट तो होना ही है। देखिए, ऑयल रिफाइनरीज जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, इनहेरेंटली अनस्टेबल, मतलब बहुत स्टेबल चीज नहीं होती है। वहां पे एक प्रेशर पे क्रूड ऑयल वगैरह जो सामग्री है उसको स्टोर किया जाता है। सर्टेन प्रेशर, सर्टेन टेम्परेचर, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो वो उसको उसका बिगड़ना उतना मुश्किल नहीं है, और आग भी लग सकती है, एक्सप्लोशन भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती। हाँ, इस पे एहतियात बहुत बढ़ते जाते हैं। हर एक रिफाइनरी में सिक्योरिटी भी हैवी होती है, और क्या कहते हैं उसको, अ, उसका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं जिससे इनको कंट्रोल किया जाता है, उनमें भी रिडंडेंसीज बहुत सारे होते हैं। तो अगर कुछ खराब हो भी जाए, इट कैन स्विच। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि वो एकदम से कोलैप्स कर जाए। तो एक तो यहाँ पे आग अगर लगे या कुछ ऐसी दुर्घटना घटे तो उसका परिणाम बहुत विकराल होता है, लेकिन वो लगना उतना आसान नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अच्छा, ये एक मिनट, इस पे आने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता था, इसको एक मिनट हटाएं। देखिए, कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और ओपिनियन पीसेस में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2 महीने में देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं। सिर्फ ये राजस्थान वाले एचपीसीएल रिफाइनरी में ही नहीं, बल्कि विश्व में कई जगह पे, रोमानिया में, यूएस में, रशिया में तो वैसे युद्ध के चलते यूक्रेन तो अटैक करे ही जा रहे हैं उनके रिफाइनरीज पे, वहां पे। फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, भारतवर्ष में ही हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगा कि देखिए, मेरा अपना पोजीशन ये रहता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने से पहले कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जो सत्य निकलती हैं, पर कई ऐसी होती हैं जो सत्य नहीं होती। मियर सीरीज ऑफ इंसिडेंट, स्टेटिस्टिकली कुछ चीजें बहुत ज्यादा हुआ तो फिर वो कोइंसिडेंस के पीछे कुछ और रहस्य है, ये हम मान सकते हैं। तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, पहले मैंने इस चीज को ढूंढा कि क्या ऐसा है कि ये 2026 में जो ये रिफाइनरीज में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अगर है बनस्पत दूसरे सालों के, तो फिर तो कोई बात नहीं। तो कुछ सिग्निफिकेंस मुझे नजर आया, लेकिन पूर्णतः नहीं। अब आप वो लगाइए जरा प्लीज। एक मैंने उसको एआई पे लगाने पहले सर्च किया। उसको लगाने से ये पहले उसी। दादा, आज की जो हाँ, मॉर्निंग की न्यूज़ है, इट इज़ जस्ट बीइंग शोन ऑन माय ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द ऑल्टरनेट मीडिया। एनआईए टीम हैज़ बीन एयरलिफ्टेड। जनरली वो लोग ड्राइव करके वैसे जाते हैं। दे हैव बीन एयरलिफ्टेड टुडे टू राजस्थान's एचपीसीएल, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। और कल गए थे वो लोग, अप्रैल 20th को गए थे, वन डे बिफोर पीएम मोदीज प्लान्ड इनॉग्रेशन एंड नाउ ऑब्वियसली डिलेड। एनआईए की एंट्री, अच्छा, दिस दिस इज अ डिफरेंट स्क्रीन। ये कंट्रीज का दिखा रहा है। मैं लेट मी जस्ट शो इट टू द एनआई वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, सॉरी। कभी-कभी टेक्निकल ग्लिचेस यहाँ पर भी आने लग जाते हैं। Just give me 1 second, Dada, and I'll put it on the screen. I need to remove couple of others which I had planned for my guests, for my viewers, sorry. बड़ा ज़िद्दी हो गया, आ ही नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर। ऐसे कैसे हो गया? उसको बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए। मैं एनआईए की एंट्री हो गई है, एचपीसीएल वाले उसमें। दे हैव बीन एयरलिफ्टेड, दे हैव बीन सेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। एनआईए की एंट्री अब मुझे हिंट दे रही है कि देयर इज समथिंग फिशी।
एंड लास्ट 2 महीने के अंदर दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, देयर हैव बीन मेनी। मैं अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टॉक मैं वो चारों पांचों जो इंसिडेंसेस हुए हैं भारत में, मैं वो नहीं देखिए स्क्रीन पे भाई, दिखाऊंगी जी। देखिए ये जो चीज है ना, मैं एक चीज का कैविएट करता हूँ, वार्निंग देता हूँ, वो ये है कि अगर हम पैनिक कर जाएं तो फिर वो बहुत ही एक डिसर्विस होगा देश को। पैनिक करने से पहले इस चीज को साइंटिफिकली पहले देख लें। एनआईए का आना, वो आना मात्र ये इंडिकेट नहीं करता है कि ये टारगेटेड कुछ था इंसिडेंट या नहीं था, हो भी सकता है। लेकिन देखिए अगर जहां पे भी प्रधानमंत्री जाते हैं उस जगह को 10 दिन पहले से सैनिटाइज करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर भी एक दुर्घटना घट गई, ये इंडस्ट्रियल साइट है, ठीक है ना, ऑयल रिफाइनरी की इंडस्ट्रियल साइट है। तो चूंकि प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनका प्रेजेंस इसमें इन्वॉल्व है, तो ये देश की सुरक्षा व्यवस्था पे एक वो है, चिन्ह है। तो इसीलिए वहां पे एनआईए का होना तो लाजमी है। पर इनके जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, कुछ तो क्षमता जो है वो ऑयल इंडस्ट्री के पास खुद की है। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं, जैसे ग्लोबली हैलिबर्टन इसमें बहुत काम करती है, बहुत कार्य करती है, सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास है। हैलिबर्टन एक यूएस कंपनी है, तो कई चीजें करती है वो। उसमें से एक ये रिफाइनरीज में जो इंसिडेंट्स होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन प्लस उसका सोल्यूशन, क्योंकि एक बार आग लग जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना भी कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कोई चॉइस नहीं बचता कि आप सिर्फ ऑयल वेल को कैप कर दो, कैप मतलब बंद कर दो, एकदम एक एक्सप्लोशन होता है इनवर्ड, और उसको बंद कर देते हैं, और वो फिर उसको खोलना फिर से बहुत मुश्किल हो जाता है। पर कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे उसको कंट्रोल करके यू कैन रीबिल्ड। अच्छा, तो मैं उस इंसिडेंट्स के जो उसका जो स्टेटिस्टिकल सिचुएशन है वो जरा देखें। मैंने एक आपको शेयर किया था एक एआई रिसर्च, उसके बाद मैंने उस पर डीप डाइव भी किया है, तो आप जरा उसको दिखाएं दर्शकों को। हाँ, तो नहीं ये नहीं, ये तो आप सिर्फ लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स दे रहे हैं, मैंने एक शेयर किया था, हाँ ये। तो इसमें आप देखिए कि इसमें क्या कह रहे हैं, इसको ये लोग कह रहे हैं कि 2023 तक, 2015 से लेके 2025 का अगर हम पकड़े, और फिर मैं इस साल पे आता हूं, तो 2023 से पहले देयर वाज एक्चुअली अ ड्रॉप, a 50% ड्रॉप इन इंसिडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। इंसिडेंट्स कौन से? रिफाइनरी या ऑयल वेल्स या नेचुरल गैस के सोर्स, इन सब चीजों में आग लगना या कोई दुर्घटना घटना, इसका एक इंसिडेंट ड्रॉप हुआ था। 50% ड्रॉप इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ड्रॉप। हर साल सैकड़ों आग लगते हैं, बाय द वे, लेट मी आल्सो शेयर दिस डेटा विद व्यूअर्स। सैकड़ों आग लगते हैं, छोटे बड़े हर तरह के, ठीक है। जैसे मैंने अभी 2024 और 25 का भी डेटा देखा कंट्री बाय कंट्री। 2025 में 21 मेजर फायर्स हुए रशिया में, मोस्टली कॉज्ड बाय ड्रोन अटैक्स फ्रॉम यूक्रेन। ओके, तो वो तो डायरेक्ट था, सबोटाज नहीं कह सकते। देयर वर 8 फायर्स इन द यूएस, बिग वंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया ही सफर कर रही थी, इंडिया में 4 फायर्स में, बाय द वे। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो पैटर्न ये था कि साल में अगर हर महीने 2-3 हो रहा है, फिर 1-2 महीने बाद फिर एक हो रहा है, तो लोगों की नजर में नहीं आता। लेकिन अगर टोटल इंसिडेंट्स पकड़ें तो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट 2023 के बाद अवश्य दिख रहा है कि ग्लोबल जो इन मेजर एनर्जी रिफाइनरीज हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, जो स्टोरेज साइट्स हैं, सिर्फ रिफाइनरीज नहीं, जो स्टोरेज साइट्स हैं, उसमें 50% वृद्धि हुई है। तो एक ग्लोबल पैटर्न तो 2023 से चल ही रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो युद्ध हो रहा है रशिया के विरुद्ध, वो रशिया को काबू में लाके, रशिया के जो इनॉर्मस रिसोर्सेस हैं एनर्जी के और खनिज के, उस पे ये लोग काबिज होना चाहते हैं। यूक्रेन पे तो हो ही चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का जो खनिज संपदा है और जो ऑयल रिच और नेचुरल गैस रिच एरियाज है, वो ऑलरेडी रशिया के पास है। वो दोनेत्स्क बोल के एक रीजन है, उसके पास ऑलरेडी है। तो युद्ध तो है, इसी पे चल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते अगर रशिया सस्ते में अपना तेल सप्लाई नहीं करती वाया कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना, तो फिर विश्व का जो तेल के भाव है ना, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो इसमें निहित स्वार्थ किनके हैं वो भी थोड़ा देख लेना चाहिए हमें। तेल का भाव ऊपर चढ़ता है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होता है? गल्फ के देश और अमेरिका, ठीक है। और स्मगलिंग देश जैसे ईरान, जो सैंक्शनड है लेकिन स्मगल करती रहती है।
तो इनको बेनिफिट पहुंचता उसका। कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया को भी, इंडोनेशिया, ब्रुनाई को भी, क्योंकि ये लोग भी, इनके पास सरप्लस है एनर्जी का। और नुकसान किनका होता है? बाकी सारे विश्व का। दुनिया में विश्व में कह सकते हैं लगभग 27 ऐसे देश हैं जो बड़े सरप्लस रखते हैं, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो देश हैं, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट नीड्स टू इंपोर्ट एनर्जी। तो अब अगर ये इंसिडेंट्स का अपटिक होता है तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए गल्फ में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ये गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, उससे जहाजों का इंश्योरेंस कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि नोबडी इज विलिंग टू टेक देयर शिप्स आउट। इनफैक्ट वो इंश्योर कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए कल बाय द वे भारतवर्ष ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। हमारा एक नया बीमा पॉलिसी वो हुआ है, मेरीटाइम बीमा, भारत मेरीटाइम बीमा। ये सरकार ने 14,000 14,500 करोड़ रुपए के कॉर्पस से स्टार्ट किया है। अब भारतवर्ष के जहाज वो इंग्लैंड स्थित लॉयड्स पे उस पे डिपेंडेंट ना होके, निर्भर ना होके ये यातायात कर सकते हैं, बिकॉज दे विल बी फुली इंश्योर्ड, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही जाए। क्योंकि भारतवर्ष का जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, दे हैव मैनेज्ड टू नेगोशिएट पैसेज। पर ये जो यूरोप के देश हैं या बाकी दुनिया के जो पश्चिमी राष्ट्र हैं या जापान वगैरह है, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि कई बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एशिया और अफ्रीका में, जहां तेल की संपदा है वो वही राष्ट्र कराते हैं, मेनली यूएस एंड इट्स अलाइज। तो उनको तो जाने नहीं देते, तो हमें जाने दे रहे हैं। अब इस पे आते हैं कि उससे क्या हुआ है, तेल का भाव अब सबको पता है स्पाइक हो गया है। अगर ये स्टोरी चल गई कि तेल का जो भाव है, तेल की अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी पे अटैक है। भारतवर्ष के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त? हमारे पास एक्चुअली डिस्कवर्ड बट अनएक्सप्लोर्ड सोर्सेस ऑफ पेट्रोलियम है। अंडमान में है, बलिया में है, 24 परगना में है, बंगाल में, ये 3 जगह पे है। लेकिन अभी भी उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करके चालू नहीं किया। पर रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया में हम तीसरे नंबर पे। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी पे अगर आघात होता है तो फिर क्या होता है? हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे उसका असर होता है। इंडिया के रुपये का जो भाव गिर रहा है, एंड आई हैव बीन नोटिसिंग, एक चीज और बता दूं, रुपये का भाव अभी प्रोजेक्शन है कि 120 रुपए तक गिराया जाएगा। इस पे सट्टा भी चल रहा है। क्या? सट्टा हर चीज पे चलता है जी। ये इस पे सट्टा भी चल रहा है कि रुपए का भाव 120 होगा या 100 रुपए होगा या 110 होगा। हर चीज पे एक वो भाव मिलता है, ऑड्स मिलते हैं। और ये सट्टा ऑब्वियसली कानूनी तो है नहीं, पर ये है। फलौदिया बोल के एक जगह है, फलौदी बोल के जगह है राजस्थान में, भारतवर्ष में, वहां पे तो हर चीज का सट्टा चलता है। जैसे बंगाल के इलेक्शन का सट्टा हो गया, तेल के भाव का हो गया, फिर हमारे करेंसी का डॉलर वैल्यू हो गया, ये सब चीजें। तो ये तो एक सट्टा बाजार है, वो दुनिया में कई सट्टे बाजार हैं। तो उनमें से भी रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि यू आर लुकिंग एट अ डाउनग्रेडिंग ऑफ द इंडियन रूपी। देखिए, अर्थव्यवस्था में एक्चुअली कोई दिक्कत है नहीं, पर उसको आप अटैक कैसे कर सकते हो? मैं तो इसको अटैक मानूंगा, पर दूसरे तरीके से। ये अटैक हमारे तेल पे या उसके रिफाइनिंग पे नहीं है, ये अटैक डायरेक्ट इकोनॉमी पे है, क्योंकि ये वो सिग्नल देती है बाजार को कि इनका जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में है। एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है, तो फिर हमारा जो है रुपये का वैल्यू और गिरेगा, क्योंकि हमें और निर्यात करना पड़ेगा। आयात या निर्यात? आयात करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हम जो निर्यात से पैसा कमा रहे थे, रशिया से फॉर एग्जांपल तेल लाके उसको रिफाइन करके भेज रहे थे, और अब ईरान से भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू आई वुड से जो सैंक्शन पे उन्होंने हल्का किया है। तो वो भी हमारी कैपेसिटी पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सिर्फ जामनगर एकमात्र रिफाइनरी तो है नहीं, एचपीसीएल के पास है, इंडियन ऑयल के पास है, ओएनजीसी के पास है रिफाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा, कल आपने वो जो इंसिडेंट रिपोर्ट दिया था, उसमें एक और चीज है। हाल ही में ओएनजीसी का जो ऑयल फील्ड है ऑफ द कोस्ट, बॉम्बे हाई के पास, और एक अंकलेश्वर में है शायद गुजरात के पास, उनमें से एक में भी आग लगी थी, पर वो बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया गया। कल वाला इंसिडेंट, सॉरी परसों वाला इंसिडेंट मेजर था, वो भी सबोटाज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे इसरो के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वेल टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन है। उसमें कोई मतलब ये कोई प्रोटोटाइप फेस की चीजें नहीं है। उसमें अगर अकस्मात पिछले साल
एक नहीं 3 फेलियर होते हैं, तो स्टेटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ 100% सक्सेस इन प्रीवियस इयर्स, सडनली इन 1 ईयर अ टेस्टेड ट्राइड ओल्ड सिस्टम फेल्स, तो फिर वो इंडिकेट करता है कि सैबोटेजिंग हो रहा है। तो मुझे अभी चिंता मैं ये व्यक्त करूंगा कि, और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज बेवकूफ नहीं है, उनको पता है, सब पता है कि इंडिया पे, शायद सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे, यूरोप में, रोमानिया पे, जिसके पास सरप्लस ऑयल है, वो भी एक सरप्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, प्लोएस्टी में उनके बहुत बड़े फील्ड्स हैं, ब्लैक सी के पास। फिर प्लेसेस लाइक इक्वेडोर, जिसका लोगों को इतना ध्यान में नहीं आता है, गायाना, इन सब जगहों पे आप देखना ये बढ़ता जाएगा, बिकॉज आई थिंक एक कॉन्सर्टेड एफर्ट है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को ऊंचा रखा जाए, ठीक है, और डिपेंडेंस बढ़ाया जाए किस देश पे, यूएस, कनाडा, इन सब देशों पे, जहां से तेल लाना बाकी विश्व के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बहुत दूर है, ये दुनिया के दूसरे छोर पे हैं। जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ना, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स एंड इन एशिया एंड अफ्रीका। लेट्स बी क्लियर, द मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स ये हैं। एक और पॉपुलेशन थोड़ा सा उत्तर में है और वो है यूरोप में। तो ये अगर 2 बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स हम निकाल दें विश्व से, तो 80% मानव जाति इसी में समा जाती है। तो तेल की खपत, और इनके पास तेल नहीं है, तो तेल की खपत यहाँ पे होगी। हाँ, जब तक कि ना आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे ट्रांजिशन करते हो, तो तेल की जब तक खपत होगी, कोई भी स्थिति जो उस चीज पे आघात करती है, उससे तेल के भाव ही बढ़ेंगे और इनके इकोनॉमीज नीचे जाएंगी। अल्टीमेटली दिस विल लीड टू ग्लोबल रिसेशन। अगर ये फैल गया, हम लोग पैनिक करके ये मान लें कि हमारे पास विकल्प नहीं है, अरे बाप रे कितना बड़ा वो हो गया, और जो ट्रेडर का मेंटालिटी होता है, वो थोड़ा सा भी कुछ दिखता है तो उसको रिस्क नजर आता है, एंड इमीडिएटली मनी रन्स आउट, रशेस आउट। ट्रेडर्स जो होते हैं ना, एक तरह से वो साहसी भी हो, दुस्साहसी भी होते हैं और बहुत डरपोक भी होते हैं, जुआरी किस्म के, ठीक है। तो उनका जो रीडिंग होता है ना, वो थोड़ा सा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव होता है। तो उनको मैनिपुलेट करना आसान है। आप 2-3 सिग्नल दे दो अक्रॉस द वर्ल्ड, दे इमीडिएटली स्टार्ट टेकिंग दैट कमोडिटी डाउन और दे स्टार्ट टेकिंग इट अप, एंड जो भी देश उसमें इन्वॉल्व है उसको वीकर बताया जाता है, उसकी करेंसी को डिप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति है, हमें सावधान रहना चाहिए। पर अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से कहूं, ये नया रिफाइनरी था, ये एग्जिस्टिंग रिफाइनरी नहीं है, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे कुछ नहीं हुआ है। इंडिया के पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑलरेडी सरप्लस तैयार कर सकती है, ठीक है, हमारे पास उतनी क्षमता है। ये नया कैपेसिटी वाज बीइंग ब्रॉट ऑनलाइन क्योंकि हम लोग अपना एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरह का एनर्जी, जो पूरा बास्केट है ना, उसमें सोलर आता है, हाइडल आता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आता है, कोयला आता है, एंड नाउ विद अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बीइंग सक्सेसफुल, थोरियम बेस्ड एनर्जी भी इंडिया में आ जाएगा, जो हमारा 60 से 70% बिटवीन दैट, जितना फ्रांस का है, 60 से 70% हमारे एनर्जी का वो डील कर सकेगी। तो अभी के लिए जो 2-3 साल बचे हैं बिफोर दैट हैपेंस, पूरी कोशिश की जाएगी भारतवर्ष के एनर्जी सोर्सेस को वीकेन करने का, और उससे लिंक्ड है हमारे करेंसी को वीकेन करने का, ठीक है, जिससे देखिए हम ऑलरेडी विश्व में 4थे स्थान से 6ठे स्थान पे आ गए हैं। हमारा करेंसी का वैल्यू नीचे आ गया, तो डॉलर के हिसाब से हम नंबर 6 हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी में अभी भी हम नंबर 3 हैं, लेकिन डॉलर के हिसाब से नीचे आ गए। तो ये वो चीजें चल रही हैं, और इसीलिए हमें अब हमारे पास चॉइस नहीं बचा है। वी हैव टू कोलैबोरेट विद द जीसीसी कंट्रीज, जो हमारे लिए सबसे स्टेबल और सबसे नियर बाय सोर्स है पेट्रोलियम का। एक एनर्जी सिक्योरिटी लिंक्ड टू मिलिट्री सिक्योरिटी हमें तैयार करना पड़ेगा, एक नया डिफेंस आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, और उसी दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। और मैं इतना भी बता दूं कि डिफेंसिव कैपेसिटी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, चाहे वो मिसाइल्स हो कुछ भी, वो अमेरिका से भी ज्यादा है इस वक्त, विदाउट एनी डाउट। हम 1200 आकाश मिसाइल्स बनाते हैं साल का, 1200 एक सोर्स से, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अभी प्राइवेट सेक्टर तो एक्टिव हुआ भी नहीं है, होने वाली है, ठीक है। अमेरिका 270 PAC-3 एरो मिसाइल्स बनाती है, 270, ये उनकी कैपेसिटी है। वो किसी को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनके पास मारक क्षमता, एग्रेसिव कैपेसिटी ज्यादा है। इंडिया के पास डिफेंसिव कैपेसिटी ज्यादा है, चाइना के पास भी है, लेकिन वो अपने ही गुत्थी में वो उलझे हुए हैं।
तो हमें तो अपने ही सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत सशक्त करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सशक्त, स्पेशली हमारे जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं प्लस हमारा जो एनर्जी सेंटर्स हैं, इन पे हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा, गल्फ के देशों के साथ कोऑपरेट करके, और वो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ कोऑपरेट करके हमें एक नया आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, एनर्जी प्लस मिलिट्री। इतना ही कहूंगा। सो यू मीन टू से कि हमारा जो रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है या जो लग रहा है सैबोटाज है, दैट इज लिंक्ड नॉट ओनली टू द एनर्जी इन इंडिया बट आल्सो टू द रुपी स्टेबलाइजेशन। या इट इज। और एक चीज और है, लोग पूछेंगे भाई आप कह रहे हो कि ये यूएस को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन यूएस में भी तो 8 रिफाइनरीज पे अटैक हुआ। जी हुआ है, तो उससे भी तो तेल का भाव बढ़ता है ना। तेल तो खत्म नहीं हो रहा है ना बाबा। रिफाइनिंग कैपेसिटी, बाय द वे, इट डजंट टेक लॉन्ग टू फिक्स इट। अगर आप फायर को पुट आउट करते हो, हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं 80 साल पुराना। प्लोएस्टी मैंने मेंशन किया, रोमानिया में रिफाइनरी है ना। प्लोएस्टी के रिफाइनरी को 300 अमेरिकी बॉम्बर्स ने अटैक किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि नाज़ीज का जो तेल था ना वो यहीं से आ रहा था, उनके पास और कोई सोर्स नहीं था। सो दे अटैक्ड इट, दे टोटली डिस्ट्रॉयड इट, इट वाज बैक ऑनलाइन इन 2 months अगेन। और ये 80 साल पहले कर सकते थे हम। तो अब ऐसा नहीं है कि रिफाइनरी में आग लग गई तो रिफाइनरी खत्म हो गया। रिफाइनरी कैन बी पुट बैक ऑनलाइन, 2-3 महीने का फर्क पड़ेगा, दैट्स ओके, डजंट मैटर। इंडस्ट्रियल कैपेसिटी दूसरी चीज होती है। सोर्स एंड डिमांड को हिट करने की है कि आपने डिमांड एंड सप्लाई को हिट करने की। देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी तरियों को जोड़ें। एक तो जहां से आप ला सकते हो तेल, हाँ, उस जगह को टारगेट किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एनी अटैक ऑन ईरान वुड हैव लेड टू दिस। ये वॉर गेमिंग किया गया था बाय यूएस मिलिट्री एनालिस्ट्स। ट्रम्प साहब को बताया गया, उन्होंने बात नहीं मानी, ठीक है। यही चीज अगर उनको न्यूक्लियर वो खत्म करना था, देयर मेनी अदर वेज ऑफ डूइंग इट, पर उन्होंने वो नहीं किया। रेजिम चेंज करवाना था, उसके भी तरीके हो सकते थे, उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। दूसरा, गल्फ के जो देश हैं उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, दे आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड। और उससे सबसे ज्यादा उसका बुरा असर पड़ेगा भारतवर्ष, चाइना, जापान और कोरिया पे। ये कौन से देश हैं? दुनिया के जो सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं उनमें इनका नाम आता है, राइट। और कौन से देश उन पे बुरा असर होगा इसका? यूरोप, जिसके पास कोई अपनी एनर्जी की सोर्स नहीं है। पर रोमानिया में जो तेल का सोर्स है ना वो पर्याप्त नहीं है, यूरोप जैसे बड़े इकोनॉमी के लिए वो पर्याप्त नहीं है, तो इनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। बेनिफिट जाएगा यूएस को। यूएस में जो डीप स्टेट है, जो तंत्र है, उसको कंट्रोल कौन करते हैं? यही तेल वाले, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाले, फार्मा वाले, बिग टेक वाले। तो ये वही है, मुझे ही तो आघात डीप स्टेट के ओर से ही हुआ लगता है। एंड दे विल कीप डूइंग दिस, ये खत्म नहीं होगा। हाँ, जैसा अभी आप कह रहे थे कि पूरा एक इंटरलिंक्ड है, उधर हॉर्मोज पे अटैक होना, उधर से ऑयल का फ्लो और गैस का फ्लो रिस्ट्रिक्ट। तो आप सप्लाई चेन पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हो, आप उसके ट्रेड रूट पे अटैक कर रहे हो, और उसका जो कंजम्पशन सेंटर है उसमें भी रिफाइनिंग एंड स्टोरेज पे अटैक कर रहे हो, हर चीज पे कर रहे हो। हाँ, पूरे सप्लाई, पूरे वैल्यू चेन पे आपने अटैक किया है, पूरे वैल्यू चेन पे अटैक किया है। It's not a small game. It's not trivial, it's global, and we have to coordinate with the countries which are impacted. True. जी, thank you so much Dada for putting in such easy and simple words for us to understand. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, it takes lot of efforts and this thing to explain. दादा ने बहुत सिंपल करके समझाया है, to be very honest. गेम बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स है जी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।